मुझे ऑफिस से घर आए अभी चंद ही मिनट हुए थे कि अदनान की कॉल आ गई। वो सख्त घबराहट में बोल रहा था और मुझे अपने घर बुला रहा था। उसकी कॉल के दौरान शोर की आवाजें भी आ रही थी। मैंने पूछा, अदनान खैर तो है ना? उस पर वो बोला कि खैर नहीं है, बस तुम जल्दी से आ जाओ और हाँ, भाभी को साथ जरूर लेकर आना। मैंने कहा, यार अदनान, कुछ तो बताओ, मामला क्या है? कहने लगा, तुम लोग आओ तो सही, सब बता दूंगा। फिर जल्दी पहुंचने की ताकीद के साथ ही उसने कॉल काट दी। मैं परेशान हो गया और दिल में दुआ करने लगा कि खुदा खैर करे। अभी थोड़ी देर पहले मैं और अदनान हंसते खेलते ऑफिस से निकले थे। वो बड़े हैप्पी मूड में अपने घर गया था। अब 15-20 मिनट के बाद उसकी घबराई हुई आवाज और परेशानी में कॉल करके अपने घर बुलाना, ये सब मेरी समझ से बालातर था। अब इत्तेफाक से मेरी बीवी मेके गई हुई थी तो मैं गहरी सोच में गुमसुम बैठा था। तो वालदा साहिबा मेरे कमरे में आई। तब उनके इस्तफसार पर सारी बात उनके गोश गुजार की तो अम्मी कहने लगी, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम जल्दी से मोटरसाइकिल निकालो। अगले 15 मिनट के बाद हम माँ बेटा अदनान के घर के गेट के सामने खड़े थे। डोर बेल बजाई तो फौरन अदनान ने गेट खोल दिया। जैसे ही हम घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि अदनान की बीवी खालदा, जिसके सर के बाल बिखरे हुए थे और कपड़े फटे हुए थे, उसकी अंगारों की तरह सुर्ख आंखें थी जिनसे वो अदनान को घूर रही थी। फिर यकलख्त उसने जुनूनी अंदाज में सर को दायरे की शक्ल में पूरी शिद्दत से घुमाना शुरू कर दिया, जैसे उसके खुले हुए बाल भी हवा में लहराने लगे। हम ये मंजर देखकर हैरान रह गए। अम्मी कुछ कुछ मामला समझ गई। उन्होंने बिस्मिल्लाह दुरूद पाक और आयतुल कुर्सी पढ़कर अदनान की बीवी खालदा पर फूंक मारी और आगे बढ़कर उसके सर पर दुपट्टा ओढ़ा। उसकी हालत दुरुस्त की और उसे अपने साथ सोफे पर बिठा लिया। अदनान को पानी लाने का कहा तो अम्मी ने पानी के गिलास पर कुछ पढ़कर फूंका और गिलास खालदा के हाथ में पकड़ा दिया, जिसे वो एक ही सांस में पी गई। अदनान मेरा न सिर्फ कुलीग था बल्कि बहुत अच्छा दोस्त भी था। वो हमारे शहर से 25 किलोमीटर दूर एक गांव का रहने वाला था। जब उसको मुलाजमत मिली तो वो रोजाना अपने गांव से ऑफिस आया जाया करता था। 5 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। 1 महीना तो वो छुट्टी पर रहा, फिर मोटरसाइकिल पर वो गांव से ऑफिस आने लगा। चूंकि सख्त सर्दी का मौसम था, सुबह के वक्त गहरी धुंध होती थी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल की सवारी बहुत दुश्वार काम था। दूसरा वक्त पर ऑफिस पहुंचना भी मुहाल था। चुनांचे अदनान ने इस मसले का हल ये निकाला कि अपने घर वालों और बीवी की सलाह मशवरे से शहर में एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया और वाजिबी जरूरियात के सामान समेत रिहाइश अख्तियार कर ली। जिस दिन अदनान अपनी बीवी खालदा के साथ शहर में शिफ्ट हुआ, हमने उन दोनों मियाँ बीवी की दावत की, तो इस तरह मेरी बीवी और खालदा दोनों सहेलियां बन गईं। अब हमारा एक दूसरे के यहाँ आना जाना शुरू हो गया। मेरी बीवी खालदा को ज्यादा से ज्यादा टाइम और कंपनी देती। एक तो वो नई नवेली दुल्हन थी, दूसरा वो गांव की रहने वाली थी और शहर में पहली बार आई थी, तो उसे किसी किस्म की तन्हाई का एहसास ना हो। पहला महीना तो बड़े आराम से ठीक ठाक गुजरा। फिर यूं होने लगा कि खालदा अक्सर खलाओं में देखने लगती और जब उसका शोहर काम से वापस आता तो वो अपने कपड़े फाड़ कर बैठी होती और कभी कभी बैठे बैठे एकदम चौंक कर इधर उधर देखने लगती। ऐसे लगता जैसे डर गई हो, मगर इन बातों का किसी ने कोई खास नोटिस ना लिया था। 2 महीने बाद मेरे सबसे छोटे साले की शादी थी, तो मेरी सास साहिबा ने मेरी बीवी को कुछ दिन के लिए शादी की तैयारी के सिलसिले में बुलाया था। इसलिए वो 2 दिन पहले मेरी बीवी अपने मेके, जो कि 50 किलोमीटर दूर एक शहर में था, एक हफ्ते के लिए वहां चली गई थी। तो आज अचानक ये वाकया पेश आ गया था। हम कुछ देर अदनान के घर बैठे रहे, फिर अदनान से कहा कि खालदा को लेकर हमारे यहाँ आ जाओ। इस तरह पूरी रात खालदा हमारे घर रही। अम्मी ने उसे अपने पास सुला लिया था, मगर जैसे ही अगले दिन अदनान उसे अपने घर ले गया, उस पर दीवानगी के दौरे पड़ने लगे। वो फिर से अपने कपड़े फाड़ने लगी। इस सूरत हाल से अदनान बुरी तरह घबरा गया। उसने खालदा को गांव ले जाने की बजाय फोन करके अम्मी और बहन को शहर बुला लिया ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। मगर अब ये होने लगा कि खालदा की हालत दिन ब दिन ज्यादा खराब होने लगी। अदनान डॉक्टरी इलाज के साथ साथ कई आस्थानों के चक्कर भी लगा चुका था, मगर खालदा की हालत संभलने या बेहतर होने की बजाय दिन ब दिन बिगड़ने लगी। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो जाती और मुंह से थूके निकलने लगती। जो चीज उसके हाथ में आती वो तोड़ देती। उसे ज्यादातर नींद की दवाओं के जेरे असर रखा जाता, मगर जैसे ही नींद की दवाइयों का असर खत्म होता
खालदा की हालत वैसे की वैसे हो जाती। अदनान और उसकी माँ खालदा को गांव में लेकर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि बरादरी में उनके बहुत शरीक और बदख्वाह थे। इसलिए उन्होंने खालदा की इस हालत को पोशीदा रखा और जिसने जो इलाज बताया वो करते रहे, मगर खालदा की हालत में जरा भी बेहतरी ना आई। खालदा पर दीवानगी के दौरे पड़ने लगे। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसकी हालत तेजी से गिरने लगी और वो बहुत कमजोर होती जा रही थी। अदनान और उसकी माँ खालदा को लेकर कई पीरों फकीरों के डेरे पर गए, मगर उसकी हालत जूं की त्यों रही। मेरी बीवी भी मेके से वापस घर आ चुकी थी। वो भी खालदा की इस हालत पर बहुत परेशान थी। कुछ दिन गुजरे तो मेरी बीवी को याद आया कि उसके मेके में एक लड़की के साथ ऐसा ही मामला पेश आया था। तो उन्होंने बहुत दूर एक शहर में रहने वाले एक अल्लाह वाले बुजुर्ग, जो कि मुत्तकी और परहेजगार इबादत गुजार होने के साथ साथ फी सबिलिल्लाह खिदमत खल्क के जज्बे के तहत परेशान हाल और मुसीबत के मारे लोगों की मदद करते थे, तो मेरी बीवी ने अपने भाई के जरिए किसी तरह उन बुजुर्ग का राब्ता नंबर लेकर खालदा के हालात उन्हें बताए। तो उन्होंने खालदा के साथ उसकी माँ का नाम पूछा और थोड़े तवक्कुफ के बाद कहा कि फौरन खालदा को उसकी माँ के हमरा लेकर उनके पास पहुंचे। चुनाचा फौरन खालदा की माँ को इतला दी गई और अगले ही दिन सुबह सुबह एक टैक्सी करवाकर अदनान ने अपनी माँ, खालदा और उसकी माँ को हमरा साथ लेकर तख्ते सफर बांधा और 4 घंटे की मुसाफत के बाद उन बुजुर्ग के आस्थाने पर पहुंच गए। उन्होंने पूछा कि खालदा की ये हालत कब से है, तो अदनान ने बताया कि 15 से 20 दिन हो गए हैं। फिर उन्होंने खालदा की अदनान से शादी का पूछा तो बताया कि 3 माह हो गए हैं। फिर वो बुजुर्ग आंखें बंद करके किसी गहरी सोच में डूब गए। 10 मिनट के बाद उन्होंने आंखें खोली और गोया हुए और कहने लगे कि वो मामले की तह तक पहुंच गए हैं। उन्होंने खालदा की माँ से पूछा कि खालदा की अदनान से शादी से पहले कोई रिश्ता खालदा के लिए आया था, तो खालदा की माँ ने जवाब दिया कि 8-9 महीने पहले की बात है कि एक परवेज नामी लड़के का रिश्ता आया था खालदा के लिए। 1 महीने तक बात चलती रही। फिर खालदा के बाप ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया। बुजुर्ग ने तफहीमी अंदाज में सवाल किया कि इनकार की वजह क्या थी, तो खालदा की माँ ने बताया कि एक तो लड़के की उम्र बहुत ज्यादा थी, दूसरा उसका चाल चलन भी ठीक नहीं था, तीसरा लड़के के कोई ढंग का रोजी का जरिया ना था, और चौथा लड़के के घर वालों ने बहुत सी झूठी बातें बताई थी। तो इस बिना पर खालदा के बाप ने रिश्ते से इनकार कर दिया था। उसके फौरन बाद अदनान का रिश्ता आया, जो कि हमें हर लिहाज से मुनासिब और मौजू लगा, तो कबूल कर लिया गया और जल्दी शादी भी कर दी। बुजुर्ग ने पूछा कि खालदा का बाप किधर है, तो खालदा की माँ ने एक ठंडी आह भरकर कहा, मोहतरम, वो तो पिछले 1 माह से अस्पताल में है। डॉक्टर अभी तक उनका मर्ज मालूम नहीं कर सके। पहले खालदा के बाप की परेशानी थी, अब खालदा के साथ ये बात हो गई है कि मेरी एक ही बच्ची है जिसका बड़े चाव से ब्याह किया है, अब इसकी ये हालत हो गई है। दूसरा, इसका बाप अस्पताल में है। मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं, क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो बुजुर्ग कहने लगे, मायूसी गुनाह है, परेशान ना हो, अल्लाह करम फरमाएगा, इंशाअल्लाह खालदा और उसका बाप ठीक हो जाएंगे। बुजुर्ग ने हौसला और तसल्ली दी। फिर खालदा की माँ से पूछा कि जब परवेज के रिश्ते से इनकार कर दिया था, तो उसके बाद कोई वाकया रूनुमा हुआ या कोई खास बात हुई थी। खालदा की माँ कुछ देर सोचती रही, फिर बताने लगी, जब अदनान से खालदा का रिश्ता पक्का हो गया, तो उसके बाद खालदा के अब्बू का कारोबार खसारे में जाने लगा और आए रोज कोई न कोई नुकसान होने लगा। जब खालदा की रुखसती कर दी, तो कुछ दिनों के बाद हमें अपने मकान के बाहर दीवार पर खून के छींटे नजर आए थे। फिर उसके बाद हमारे सहन में उनके लोथड़ों के साथ किसी परिंदे के छोटे छोटे अंडे भी गिरने लगे। मेरा माथा उसी वक्त ठनका था कि जरूर कोई बात है। मैंने खालदा के वालिद से कहा कि किसी बुजुर्ग से मिलकर इसका तोड़ कराएं, लेकिन वो तावीज कंधों को नहीं मानते। चंद दिन गुजरे तो खालदा के वालिद की अचानक तबीयत खराब हो गई। बीमारी से पहले वो कुछ चिड़चिड़े हो गए थे, बात बात पर काट खाने को दौड़ते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी और फिर यहाँ तक नौबत आ गई कि उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा, जहाँ उनके कई महंगे टेस्ट, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुए, मगर उनका मर्ज किसी डॉक्टर को समझ नहीं आ सका। उनका वजन भी बहुत कम हो गया है, जिस्म सूखता जा रहा है, वो हर वक्त खलाओं में घूमते रहते हैं और अचानक उन पर कपकपी घबराहट तारी हो जाती है। सख्त बेचैनी और बेकरारी की कैफियत में कभी बैठ जाते हैं, कभी लेट जाते हैं, कभी उठकर बाहर को दौड़ने लगते हैं और कभी कभी इंतहाई गुस्से में आकर मारने को दौड़ते हैं। हमारा तो सब कुछ उजड़ गया है, कारोबार तबाह हो गया है,
अब ऊपर से खालदा की ये हालत हो गई है, क्या बनेगा हमारा। इतना बताकर खालदा की माँ ज़ारो कतार रोने लगी और रोते रोते उसकी हिचकियां बंद गई। बुजुर्ग फरमाने लगे, बीबी, अल्लाह से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, वो हर चीज पर कादिर है, वो बहुत रहमानो रहीम है। आप रोना बंद करो, इंशाअल्लाह सोने रब के करम से खालदा और उसका बाप दोनों बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बुजुर्ग अब खालदा की तरफ मुतवज्जा हुए। खालदा जो कि बेइंतहा हसीन और जमील और बला की खूबसूरत थी, गोरा चिट्टा रंग, चेहरे पर इंतहा की मासूमियत और सादगी थी, मगर उस वक्त वो इस हाल में थी कि बार बार सर से दुपट्टा उतार फेंकती, सर के बाल खोल देती, एक पाँव की शलवार पंडलियों तक ऊपर चढ़ी हुई होती। बुजुर्ग ने बराह रास्त खालदा को मुखातिब किया, बेटी, मेरी आवाज सुन रही हो? खालदा, बेटी कैसी तबीयत है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत महसूस हो रही है? मगर खालदा किसी भी बात का जवाब देने की बजाय उनके चेहरे की तरफ तकने लगी। बुजुर्ग ने खालदा के सर पर हाथ रखा तो अगले ही लम्हे उसने नजरें झुका ली। बुजुर्ग ने दुआ के लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और रब के हुजूर खालदा और उसके बाद की सेहत याबी के लिए दुआ की। फिर खालदा को दम किया और पानी की एक बोतल मंगवाई। पानी पर दम किया और हिदायत की कि सबसे पहले फौरन अल्लाह की राह में सदका खैरात करें और आज की रात इसी शहर में रुक जाएं। कल सुबह 10 बजे के बाद आएं और पानी की बोतल साथ लेकर जाएं और हर घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा पानी खालदा को पिलाते रहें। बेहतर यही है कि इसी शहर में आज का बाकी दिन और रात कायम कर लें। इंशाअल्लाह अव्वल तो कुछ नहीं होगा, अगर खुदा न खास्ता खालदा की हालत से तबीयत बिगड़ने लगे तो फौरन उन्हें इत्तला दी जाए। ये कहकर उन्होंने सबको रुखसत किया और फिर दूसरे लोगों में मसरूफ हो गए। वो बुजुर्ग जिनका शुमार खुदा के बरगज़ीदा बंदों में होता था, वो हकीकी और खालिस्तन अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा और खुशनुदी के लिए मखलूक खुदा की खिदमत करते और अल्लाह से रो रो कर दुआ और फरियाद करते कि सबकी मुश्किलें आसान हों, तमाम बीमारों को शिफा मिले, परेशान हाल लोगों की परेशानियां दूर हों, भटके हुए लोगों को राह हिदायत नसीब हो। उन्होंने उस रात खालदा और उसके बाद के लिए तावीज़ लिखने से पहले मराकबा किया तो कुछ अजीब तरह की सूरत हाल उनके सामने आई। उन्होंने देखा कि एक टांगे में 6 या 7 लड़कियां कहीं जा रही होती हैं। घोड़ा सरपट भाग रहा है कि अचानक एक गहरे खड्डे में टांगे का पहिया जाता है और अगले ही लम्हे टांगा उलट जाता है। लड़कियां शोर मचाने लग जाती हैं। कोचवान बुरी तरह जख्मी हो जाता है। घोड़ा भी बेसुध पड़ा होता है और इसी इसना में एक चील और गिद्धनुमा बहुत बड़ा परिंदा तेजी से आता है और एक लड़की पर झपट पड़ता है और उसके सर पर लगा कचरा उतार कर ले जाता है और दूसरा हमला कोचवान पर होता है और वो अपने नुकीले पंजों से उसे और जख्मी कर देता है। फिर चारों तरफ से खून के छींटे पड़ते हैं और साथ ही फिजा में गहरा गर्दो गुबार फैल जाता है। इस मराकबे के बाद उन्होंने काफी देर सोचा, फिर 3 तावीज लिखे और जिक्र अस्कार वज़ाइफ के बाद सो गए। अगले दिन मुकर्रर वक्त पर वो लोग खालदा को लेकर आ गए। पिछला दिन और रात सुकून से गुजरी थी, वो पुरसकून और नॉर्मल रही, उस पर दीवानगी का कोई दौरा ना पड़ा था। बुजुर्ग ने खालदा को दम किया और तावीज दिया कि उसे खालिस चांदी के खोल में पैक करवा कर उसके गले में डाल दिया जाए, मगर तावीज डालने से पहले खालदा को दम किए हुए पानी से अच्छी तरह नहलाया जाए और नया सूट पहनाया जाए, उसके जेरे इस्तेमाल कपड़े खैरात कर दिए जाएं। साथ उन्होंने चीनी और पानी दम करके दिया कि 7 रोज तक दिन में 3 बार चुटकी भर चीनी खिलाई जाए और थोड़ा थोड़ा पानी पिलाया जाए। दूसरा तावीज खालदा के वालिद के लिए था कि उन्हें अस्पताल से घर ले आए और उसके गले में तावीज डाल दें और उनके लिए भी चीनी और पानी दम करके दिया। तीसरा तावीज खालदा के वालिद के कारोबार के लिए दिया कि आइंदा के लिए कोई नुकसान ना हो और दोबारा से कारोबार चल पड़े, और उसके लिए हिदायत की कि उसे किसी के इल्म में लाए बगैर या तो दरिया में बहा दिया जाए या फिर किसी कुएं में डाल दिया जाए। जब तक हालात साजगार ना हो जाएं, खालदा अपने खामद अदनान के घर में रहे और उसका वालिद भी अपने घर में रहे। इस ज़मन में मुकम्मल खामोशी और एहतियात रखी जाए। इस दौरान अगर खुदा न खास्ता कोई गैर मामूली सूरत हाल या वाक़या रूनुमा हो तो फौरन उन बुजुर्ग को तफसीलन मुकम्मल हालात से आगाह किया जाए। चुनाचा इन हिदायत के साथ उनको जाने की इजाज़त दे दी। आने वाले चंद दिनों में हालात ने पलटा खाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खास फजल और करम से
7 दिन के अंदर खालदा मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई और उसका बाप भी भला चंगा हो गया। कोई नाखुशगवार वाकया या सूरत हाल रूनुमा ना हुई। जब दोबारा उन बुजुर्ग से राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि रब के हजूर शुक्राने के नवाफिल अदा करें, दिल खोल कर सदका खैरात करें। दोनों खानदानों के तमाम अफराद नमाज पंजगाना की पाबंदी के साथ तिलावत कलाम का रोजाना का मामूल अपनाएं। वो शरीयत के वाज़ा करदा असूलों और हिदायत पर सख्ती से कारबंद रहे। अगले 1 महीने के अंदर खालदा न सिर्फ मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो चुकी थी बल्कि हामला भी हो गई थी। इसी तरह उसका बाप भी तंदुरुस्त हो गया और उसका कारोबार भी चलने लगा। काफी इसरार के बाद उन बुजुर्ग से इन मामलात की बाबत पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जब परवेज को खालदा का रिश्ता देने से इनकार किया गया था तो उसने अपने दिल में कीना और बुग़्ज़ रख लिया और इंतकाम के तौर पर किसी जादूगर टाइप खबीस शैतान के चेले से काफी रकम देकर गंदा अमल करवाया ताकि खालदा का घर ना बसे, उसका वालिद भी तबाह बर्बाद हो जाए। फिर कुदरत की बेआवाज लाठी हरकत में आई और हुआ यूं कि जो कुआं परवेज ने खालदा और उसके बाप के लिए खोदा था वो खुद उसमें गिर गया। उसकी 2 भैंसें थीं जो कि वाफिर मिकदार में दूध देती थी, एक के बाद दीगरे सांप के डसने से मर गई। उसकी फसल तबाह हो गई। वो टीबी के मर्ज का शिकार हो गया और मुनासिब इलाज न होने की वजह से खून थूकता फिरता है और आज तक उसकी शादी ना हो सकी है। जबकि खालदा अपने घर में बहुत खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही है। उसके 2 बच्चे हैं। उसके वालिद का कारोबार फिर से चल निकला। अल्लाह ने इतनी बरकत डाली कि हर तरह से खुशहाली ही खुशहाली है। खालदा की माँ और बाप ने हज अदा करने की सादत हासिल की। खालदा के बाप ने खालदा और अदनान को उम्रा कराया। अब अदनान ने शहर में मकान बनाने के लिए 10 मरले का प्लाट भी ले लिया है। परवेज अपनी बदफितरी, हसद, कीना और इंतकाम लेने की कोशिश में अंजाम बद से 2-4 होकर दूसरों के लिए इबरत का निशान बन चुका है। सच कहते हैं कि गंदम बीज कर चना नहीं काट सकते। जो लोग अपनी इस्लाह करने की बजाय दूसरों का बुरा सोचते और करते हैं उनका अंजाम हमेशा बुरा और इबरतनाक होता है।